नमस्कार, सुबह के 8 बज चुके हैं। गुड मॉर्निंग इंडिया के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक। बात करते हैं दिल्ली पुलिस की, जहां जहांगीरपुरी में फायरिंग करते दिख रहे सोनू उर्फ यूनुस को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में उस हिंसा के मामले में अब तक 23 आरोपियों को यहां पर गिरफ्तार किया जा चुका है। 2 नाबालिग भी इसमें पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि कुछ दूसरे आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि जो शोभा यात्रा निकाली गई उसकी परमिशन नहीं ली गई थी और अब इस मामले में वीएचपी बजरंग दल के आयोजकों पर केस दर्ज किया गया है। सोमवार को क्राइम ब्रांच की 14 टीमें जहांगीरपुरी हिंसा में शामिल संदिग्धों को कुछ इस तरह पकड़ती नजर आईं। एक एक कर कई संदिग्ध पकड़े गए, लेकिन पुलिस जब एक वायरल वीडियो में फायरिंग करते दिख रहे सोनू चिकना का पता लगाने के लिए उसके घर पहुंची तो उसके घर वालों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। इस पथराव में एक पुलिस इंस्पेक्टर घायल हो गया। इस बीच जो दूसरे आरोपी पकड़े गए हैं उनके घर वाले उन्हें निर्दोष बता रहे हैं। अभी ये पता तो है नहीं किस लिए गिरफ्तार किया। अब इसलिए कि हम लोगों ने ना क्राइम करा ना कुछ करा, बस हम रथ यात्रा में थे। भाई हम हिंदू हैं, हम अपना पूजा करेंगे। अब इस वजह से करा होगा उनका अरेस्ट। अब इससे कुछ बोल नहीं सकते। अब जब यहाँ से अपने रथ यात्रा अपने घर की तरफ गए और वहाँ उनके पसार हो गए और एकदम से पत्थर बरसने लगे, तो अपने बचाव के लिए तो कुछ तो करेंगे। तो उन्होंने पथराव किया था। पथराव करना ही पड़ेंगे अपने बचाव के लिए। आप खुद तो पत्थर नहीं खाओगे ना, खुद भी तो हाथ में कुछ लोगे अपने बचाव के लिए, तो ये क्या गुनाह है? क्राइम ब्रांच के साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट की एक टीम भी मौके पर गई, जिसने कई घरों और सड़क पर सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की। घरों की छतों पर पानी की टंकियों के ढक्कनों को खोलकर देखा गया। जिस मस्जिद के बाहर झगड़े की शुरुआत हुई उस मस्जिद में भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट 1 घंटे जांच पड़ताल करते रहे। जिन गाड़ियों में आगजनी और तोड़फोड़ हुई उनकी भी जांच हुई। मैंने यहाँ खड़ी करी। जब मैं घर से आया सुना मैंने झगड़ा हो गया, तो मुसलमानों ने दंगों में मेरी गाड़ी मेरे सामने ही तोड़ रहे। अगर मैं अपनी गाड़ी बचाने जाता तो वो हमला मुझ पे भी हो सकता था। सिर्फ मैं अपनी गाड़ी को दूर खड़े टूटा हुआ देख रहा था और सब लोग कोई पत्थर मार रहा, कोई तलवार मार रहा, कोई कुछ मार रहा। और गाड़ी के अंदर मैं अपने जब 4 बजे ड्यूटी करके आया था, इसके अंदर 2-2.5 हजार रुपया काम करा था दिन भर का, वो पैसे उठा के ले गए। मस्जिद में झंडा फहराने की कोशिश की बात गलत है। पुलिस के मुताबिक दोनों समुदायों के लोग गिरफ्तार हुए हैं और जो लोग हिंसा में शामिल हैं उन पर भी कार्रवाई होगी। एफआईआर पुलिस की तरफ से रजिस्टर की गई और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो भी पक्ष के विरुद्ध में हमें साक्ष्य मिलेंगे उनको अरेस्ट किया जाएगा। इसमें कोई भेदभाव हम नहीं कर रहे हैं। अभी भी जो 23 व्यक्ति अरेस्ट किए गए हैं उसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल हैं। दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, आने जाने वाली गलियां बंद कर दी गई है। हर तरफ सुरक्षा कर्मी दिख रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो दंगा खेलने पर उतारू हैं? जहांगीरपुरी में अब भी माहौल तनावपूर्ण है। लोग शनिवार को हुई हिंसा को याद कर सहम जाते हैं। अकबर, फायरिंग की आवाज़ सुनी थी आपने? जी, आवाज़ तो आ रहा था काफ़ी, पर मैं ये नहीं देखा कहाँ से हो रहा है, कौन चला रहा है। मैं अपने घर के अंदर छुप गया डर के मारे। अच्छा। बेकार है, कोई पथवार कर रहे हैं, किसको क्या लग जाए। मेरे बच्चे हैं, बीवी है, तो घर का मैं अकेला ही हूँ, इसलिए मैं इतने कुछ देखा नहीं, उतना वो किया नहीं। मैं घर के अंदर अपने घुस गया। जहांगीरपुरी में तनाव भरे माहौल के बीच बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। दिल्ली के दूसरे संवेदनशील इलाकों में भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी अफवाह फैलाने वालों पर निगाह रखी जा रही है। 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो भयानक दंगे हुए थे, उन दंगों की जांच को लेकर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को बार बार फटकार लगाई थी। अब ये उम्मीद की जाए कि हिंसा के इस मामले में दिल्ली पुलिस की जांच सही दिशा में होगी, जिससे साफ हो कि इस हिंसा के पीछे कौन लोग हैं।
नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और आपको बता दें, इस बीच दिल्ली की हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस आयुक्त को हिदायत दी है कि इस मामले में सख्ती से निपटा जाना चाहिए। पुलिस अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दे रही है। इस पर तफसील से जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी नीता शर्मा। जहांगीरपुरी की जांच में हर पल कोई ना कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। अब ताज़ा अपडेट ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को जो है हिदायत दी है और कहा है कि इस मामले में संजीदगी से और बिल्कुल स्ट्रिक्टली जो है वो एक्शन लें, क्योंकि अभी तक कई ऐसी कंट्रोवर्सीज हैं जो इसको लेकर सामने आई हैं। पहली सबसे बड़ी ये थी कि जब आज सुबह दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा गया था कि जो 3 प्रोसेशन इस इलाके से निकले थे उनके पास परमिशन थी कि नहीं थी, इस बात को बहुत उसे टालते हुए मिस्टर अस्थाना ने बोला था कि वो डेजिग्नेटेड रूट पर तीनों यात्राएं जो हैं वो हो रही थी। शाम तक आते आते ये साफ हो गया कि जो तीसरा प्रोसेशन था उसके पास जो है परमिशन नहीं थी। उन्होंने सिर्फ एक एप्लीकेशन जो है थाने में लिख के दी थी, लेकिन परमिशन नहीं थी। जब ये बात सामने आई तो दिल्ली पुलिस ने 188 आईपीसी के तहत एक मामला दर्ज किया। 188 आईपीसी जो है वो एक बेलेबल सेक्शन है। जो लोग कानून को नहीं मानते हैं या कुछ डिसओबे करते हैं उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है। तो अब जो एक आरोपी हैं इस 188 आईपीसी के तहत उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया गया है। उन्हें बोला है कि आप ज्वाइन कीजिए इन्वेस्टिगेशंस को, ऐसा पुलिस का कहना है। तो दिल्ली पुलिस इस मामले में कहती कुछ है, कर कुछ रही है कुछ, मतलब कई गड़बड़ियां जो हैं उसकी जो है सामने आ रही हैं। दूसरी बड़ी बात जो सामने आई है वो ये है कि जब वो इस रूट से वो निकल रहा था, प्रोसेशन निकल रहा था, तो उसमें वेपन्स जो थे, जो उस प्रोसेशन में लोग शामिल थे उनके हाथ में भी वेपन्स थे। उनमें जो है बताया जाता है कि 2 जुवेनाइल्स भी थे। उनमें से एक जुवेनाइल की यहाँ तक बात सामने आ रही है कि उसकी रिमांड जो है वो पुलिस ने ले ली। आज उसके मुतल्लिक एक याचिका कोर्ट में भी गई। अब लग रहा है कि उनमें से एक जो एक्यूज गिरफ्तार किया गया है वो नाबालिग है। तो इसे लेकर भी थोड़ी जो कंट्रोवर्सी है वो सामने आ रही है। बेशक दिल्ली पुलिस का ये जो पूरा का पूरा मामला है अब क्राइम ब्रांच के पास चला गया है और क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। 14 डिफरेंट टीम्स जो हैं वो इस मामले में बना ली गई हैं। लेकिन सबसे अहम बात खुद पुलिस कमिश्नर ने कहा, उन्होंने कहा कि ये जो मस्जिद है यहाँ पर, इस पर जो एक झंडा लगाने की बात कई सोशल मीडिया पे सामने आ रही थी वो गलत है। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि सोशल मीडिया के जरिए लोग जो हैं वो गलत अफवाहें ना फैलाएं, गलत बातें ना करें और गलत जांच को भटकाएं ना। अगर ऐसा होगा तो उनके खिलाफ जो है बहुत स्टर्नली जो है वो एक्शन लिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस अपनी तरफ से कह रही है कि वो निष्पक्ष होकर दोनों ही पक्षों के खिलाफ जो है वो जांच करेगी और जो सही बात है वो सामने लेकर आएगी। जहांगीरपुरी से अपने कैमरा सहयोगी जेवियर थॉमस के साथ नीता शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और वहीं दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में हिंसा के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई है। 2 समुदायों के बीच शनिवार को हिंसक झड़प यहां पर हुई थी, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों समेत 9 लोग घायल हुए थे। हिंसा के बाद से ही इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि पुलिस इलाके में अमन बहाली की कोशिश में इस वक्त अब जुट गई है। इस सिलसिले में बीती रात पुलिस ने अमन कमेटी के सदस्यों के साथ ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं शांति मार्च भी निकाला। इस दौरान पुलिस ने लोगों से किसी तरह के अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की है। इस घटना के एक दिन बाद भी पुलिस ने इलाके में अमन कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की थी। तो शनिवार शाम को जो घटनाएं यहां पर घटी उसके बाद अब दिल्ली पुलिस पहुंची है, शांति मार्च निकाल रही है अमन कमेटी के सदस्यों के साथ, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में शनिवार शाम में शोभा यात्रा के दौरान जो तनाव और हिंसा का माहौल बना वो एक बेहद चिंता का विषय है। सवाल ये भी उठ रहा है कि शोभा यात्रा में बिना लाइसेंस हथियार लिए लोग आखिर कैसे जा रहे थे, आखिर कौन है इस तनाव और हिंसा के लिए जिम्मेदार। इस पर हमारी सहयोगी निधि कुलपति ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और विधायक सौरभ भारद्वाज से बात की। आप भी सुनिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जुड़ने के लिए। और वाकई में जिस तरह से जहांगीरपुरी में जिस तरह से ये हिंसा हुई है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति होगी, परेशानी का मसला होगा आम आदमी पार्टी की सरकार के लिए। देखिए निधि जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है हर दिल्ली वासी के लिए,
हर हिंदू के लिए और हर मुसलमान के लिए कि धार्मिक शोभा यात्रा जिसके अंदर लोग अपने परिवार के साथ सम्मिलित होते हैं, लोग अपने घरों की जो लेडीज हैं उनको लेके आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को लेके आते हैं, ऐसी शोभा यात्रा को आज हम इतना बदनाम कर देते हैं कि उसके अंदर हमें समाज के असामाजिक तत्वों को बुलाना पड़े, उसके अंदर तलवारें लहराई जाएं, उसके अंदर अनलाइसेंस्ड बंदूकें और देसी कट्टे लहराए जाएं। ये बहुत बहुत शर्मनाक है। और उसका दूसरे धर्म के लोगों से झगड़ा हो, उस तरफ भी गुंडागर्दी करने वाले लोग हों जिनकी तरफ से पत्थरबाजी हो, इस तरफ तलवार उठाने वाले लोग हों, ये तो बहुत जो है दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे लिए। मैंने 16 तारीख को आप ही के स्टूडियो के पास ग्रेटर कैलाश के अंदर एक शोभा यात्रा निकाली, उसके अंदर हजारों की तादाद के अंदर लोग जो है इकट्ठे हुए। रास्ते के अंदर जितने मंदिर आते हैं, जितने मस्जिद आते हैं, सब जगह शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। सावित्री नगर खिड़की एक्सटेंशन में मुस्लिम भाइयों ने बाकायदा स्टॉल लगाकर मुझे गदा भेंट की, यात्रियों को और जो शोभा यात्रा में लोग थे उनको शरबत पिलाया। हमें ऐसी मिसाल पेश करनी चाहिए दिल्ली के अंदर कि लोगों के बीच में प्यार बढ़े। सौरभ, तो ये जो हमारे समाज की समरसता वाली बात है, आप कह रहे हैं आपकी शोभा यात्रा में थी, तो यहाँ पे क्यों नहीं थी? क्या कारण देखते हैं? इलाके के लोग अलग हैं या इलाके के नेता अलग हैं? देखिए, इसके अंदर कई गलतियां। पहली गलती ये है कि अगर उस इलाके के अंदर ये इतिहास है कि दो धर्म के लोगों के बीच में सेंसिटिव माहौल रहता है, तो पहली बात तो पुलिस को जो है इसके अंदर पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे। पुलिस वहां पे क्यों नहीं मौजूद थी? अगर पुलिस मौजूद थी तो अगर लोग अनलाइसेंस्ड गन्स और अनलाइसेंस्ड कट्टे और खुली तलवारें और चाकू लहराते हुए, जैसा कि वीडियो में देखा जा रहा है, लेके जा रहे थे, तो उन्हें रोका क्यों नहीं गया? उनको आर्म्स एक्ट के अंदर उसी वक्त अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? क्योंकि ये तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, बहुत संगीन अपराध है कि बिना लाइसेंस के आप फायर आर्म्स लेकर लहरा रहे हैं पब्लिकली। कौन इसके पीछे? क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ नेताओं पे तो मामला दर्ज हुआ है, भले ही हल्का, लेकिन हुआ है दर्ज। जी निधि जी, देखिए, ये जो 188 का मामला है कोई मामला नहीं है, इसके अंदर तो बेल हो जाती है और उस मामले के अंदर कुछ नहीं होता। देखिए, कभी भी समाज के अंदर तनाव होता है, दंगा होता है, फायदा सिर्फ बीजेपी को होता है, बीजेपी के अलावा किसी को फायदा नहीं होता। दिल्ली से पहले 7 राज्यों के अंदर इस तरह से रामनवमी पे दंगे हुए, महाराष्ट्र में भी हुए, कर्नाटका में हुए, गुजरात के अंदर हुए, मध्य प्रदेश के अंदर हुए, तब भी दिल्ली पुलिस ने तो दिल्ली में अगर दंगे होते हैं तो इसका आम बीजेपी को क्या फायदा? देखिए, बीजेपी को यह फायदा है कि फिर लोग बीजेपी से जो है स्कूलों पे सवाल नहीं करेंगे, लोग बीजेपी से अस्पतालों पे सवाल नहीं करेंगे, एमसीडी के अंदर इतना भ्रष्टाचार क्यों है इस पे सवाल नहीं करेंगे, हिंदुओं में मुसलमानों के लिए, मुसलमानों में हिंदुओं के लिए नफरत आ जाए। लेकिन मनोज तिवारी जो बीजेपी के पूर्व दिल्ली अध्यक्ष रहे, उन्होंने तो आप पर, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा दिया। जो अंसार जिसका नाम लिया जा रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूं उस नाम को लेकर, तो कह रहे हैं वो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। जो पहले भी राइट्स हुए उसमें भी आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे आरोपी। अब मैं मनोज तिवारी जी की पार्टी के बारे में क्या कहूं? ये विश्व की इकलौती ऐसी पार्टी है पूरे विश्व की जिन्होंने बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली। इन्होंने कठुआ में बलात्कारियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, इन्होंने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के लिए, उसके लिए जो है उसके समर्थन के अंदर यात्रा निकाली, इन्होंने हाथरस के अंदर एक बच्ची का बलात्कार 4 लोगों ने कर दिया। लेकिन दिल्ली में तो आप लोगों की सरकार है ना, दिल्ली को आप लोग कैसे संभालेंगे? हमारा तो दिल्ली में 50% वोट शेयर है, हर दूसरा आदमी आम आदमी पार्टी को पसंद करता है। और दिल्ली के अंदर बीजेपी इतनी शातिर है, फोटोशॉप का प्रयोग करके तो इन्होंने कश्मीरी टीचरों की झूठी प्रेस रिलीज निकाल दी थी। 2 दिन तक हमें ही समझ में नहीं आया था कि कश्मीरी टीचर्स कहां से लेके आए, तो ये फोटोशॉप के मास्टर हैं। 5-5 हजार के अंदर दिल्ली में लोग कत्ल करने के लिए तैयार है। इतनी गरीबी है कई जगहों पे, तो कोई आदमी को किसी भी धर्म का हो उसको बहला फुसला के कुछ भी करवा सकते हैं, फोटोशॉप करा सकते हैं। जो भी आप आरोप लगाए विपक्ष पर, सरकार आपकी मानी जाएगी और आप लोगों को आगे किस तरह से आपके कार्यकर्ता, नेता लोग किस तरह से हालात को संभालेंगे, ये बहुत अहम बात हो जाती है, बहुत गंभीर मामला हो जाता है। क्योंकि एमसीडी के भी चुनाव है, हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव है जो दिल्ली के करीब है, और ऐसी चीजों का असर चुनावों में पड़ता है। निधि जी, मैं तो ये जान रहा हूं कि आज दिल्ली वाले 2 तरीके के मॉडल देख पा रहे हैं धर्म के भी।
एक हिंदू धर्म का पालन करने वाले अरविंद केजरीवाल हैं, जो शोभा यात्रा भी करते हैं और हनुमान चालीसा भी करते हैं और सुंदरकांड भी करते हैं और सब धर्म के लोग उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। एक इनका मॉडल है कि इनकी शोभा यात्रा के अंदर तलवार और तमंचे लेके नाबालिग लोगों को भेजा जाता है और झगड़े कराए जाते हैं। और इन लोगों को जो कर रहे हैं वो हमारे किसी धर्म के अंदर नहीं लिखा हुआ। ना तो सौरभ, आप जुड़े हमारे साथ, आपने ये बात धर्म में लिखा तलवारबाजी करना। बिल्कुल, आपने ये बात बहुत स्पष्ट कर दी और धन्यवाद समय निकालने के लिए। और उससे आपकी बात से ये भी एक तरह से साफ हो गया है कि धर्म तो तमाम पार्टियां उसका प्रयोग कर रही हैं अपनी राजनीति के लिए, भले ही अलग अलग तरीके की हो। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ आपका जुड़ने के लिए। बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में चल रहे लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार आज नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि लाउडस्पीकर मुद्दे पर राज्य के डीजीपी सभी पुलिस आयुक्तों से मिलकर चर्चा करेंगे और एक गाइडलाइंस तैयार यहां पर की जाएगी। लेकिन इस बीच नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकरों के लिए नई नियमावली जारी कर बीजेपी को नाराज कर दिया है। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का विवाद हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर ये दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमलबजावनी करना है। लेकिन इस बीच नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकर की नई नियमावली जारी कर बीजेपी को नाराज कर दिया है। खासकर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अजान के समय लाउडस्पीकर पर भजन की पाबंदी का आदेश। जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी। शहर और राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखना और भड़काऊ पोस्ट डिलीट करना भी शुरू कर दिया है। कुछ पोस्ट के अकाउंट डिलीट करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को पत्र भी लिखा गया है। तो पूरी कोशिश महाराष्ट्र सरकार की है कि राज्य में कहीं भी धार्मिक हिंसा या तनाव न भड़के और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसकी तरह जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से कल एक बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी है। उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट नए सिरे से विचार करे। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीड़ितों को उनके सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया है। बीते साल अक्टूबर की ये तस्वीरें अब भी डराती हैं। प्रदर्शन के लिए खड़े किसानों को कुचलती हुई एक जीप निकल गई। इस घटना के मुख्य आरोपी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिस तरह राज्य सरकार बचाने में लगी दिखी, उससे ये डर पैदा हुआ कि इस मामले का इंसाफ भी कुचला न जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया है। धन्यवाद देता हूं उन वकील साहिबों का जो ईमानदारी से हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमारे केस को मजबूती दी।
धन्यवाद देता हूं उन सभी साथियों का जो इस केस की पैरवी के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी की मेरिट पर निष्पक्ष और संतुलित ढंग से विचार कर 3 महीने में फैसला करे। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर को घटनाओं का इंसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। हाई कोर्ट को पोस्टमार्टम आदि में नहीं जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने पीड़ितों को अधिकार से वंचित किया। पीड़ितों को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई, अप्रासंगिक विचार रखे और मिसालों की अनदेखी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर हमले पर भी चिंता जताई है और कहा है कि अगर ये सही है तो ये अधिकारियों के लिए जागने का वक्त है। लखीमपुर के बीजेपी दफ्तर में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो आशीष मिश्रा के बेल कैंसिलेशन ऑर्डर पर रिएक्शन दे पाए। हमें आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा जूनियर होम मिनिस्टर हैं और फरवरी में जब आशीष मिश्रा को बेल मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके अगले दिन से वो बीजेपी के कैंपेन में यहाँ लग गए थे और बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड यहाँ बरकरार रखा। 8 की 8 विधानसभा सीट्स जो हैं इस बार भी चुनाव में इसी पार्टी ने जीती। इस मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर जांच की निगरानी तक के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं। हमें समय पर वो कहते रहे, राज्य सरकार को बार बार डांटते भी रहे, कोई गलतियाँ होती थी वो बताते रहे। गवाहों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने अपग्रेडेड एसआईटी बनाई और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा के श्री राकेश कुमार जी के, उनका ये मानना था कि हमको न्याय देना है और आज उस न्याय को लोगों के बीच में आया और आज जो है उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर। क्या बोला है बेल कैंसिल करते हुए? बेल कैंसिल करते समय उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट को जो है अपने जो है सीमा में रह के निर्णय करना चाहिए था, अपने निर्णय में उनको जो है सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसमें यूपी सरकार की भूमिका शुरू से ही अजीबोगरीब रही है। पहले वो कहती रही कि वो जमानत का विरोध करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील तक दाखिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अजीबोगरीब बात की और कहा कि आशीष मिश्रा के भागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता था कि जब तक वो दखल नहीं देगा, आशीष मिश्रा जैसे रसूखदार आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। दिल्ली नगर निगम एकीकरण कानून को राष्ट्रपति की आखिरकार मंजूरी मिल गई है। हम जानते हैं कि संसद ने नए कानून को पास किया था। इस वक्त ताज़ा खबर ये आ रही है कि दिल्ली के तीनों एमसीडी जो हैं वो अब एक हो चुके हैं और राष्ट्रपति से इसको मंजूरी मिल गई है। एमसीडी अब तक हुए जो एक कानून हुए थे उसका लगातार आम आदमी पार्टी विरोध कर रही थी और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, ये जो एकीकरण होने जा रहा है एमसीडी का, इससे क्या बदलाव आ जाएगा और किसके पास कितना अधिकार अब होगा और किसके पास ज्यादा अधिकार होगा? देखिए, संपूर्ण अधिकार अब केंद्र सरकार के पास आ गया है। पूरी तरह से दिल्ली नगर निगम का भी एकीकरण होने के बाद अब केंद्र सरकार पूरी तरह से निर्भर जो अधिकार उसके पास होगा तमाम फैसले करने के नगर निगम के बारे में। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझना जरूरी है कि अब क्या होने जा रहा है, क्योंकि जो तीनों निगम हैं उनका कार्यकाल 18 मई को समाप्त हो रहा है। यानी इसके बाद एक प्रशासक की नियुक्ति करनी पड़ेगी, क्योंकि जो नया कानून बना है जिसमें कि तीनों निगमों का एकीकरण किया गया है उसमें वार्डों की संख्या 272 से घटाकर अधिकतम 250 रखने की बात कही गई है और ये स्पष्ट कर दिया गया है कि जो परिसीमन होना है वार्डों का नए सिरे से ये 2021 की जनगणना के हिसाब से होगा। और चूंकि ये जनगणना अभी चल रही है इसलिए कम से कम 1 से 2 साल का वक्त अभी लगेगा परिसीमन पूरा होने में और वार्डों के गठन होने का। यानी दिल्ली नगर निगम जो एक बनी है उसका चुनाव होने में कम से कम आप मान के चलिए कि 2 साल का समय भी लग सकता है। और इसलिए तब तक के लिए एक विशेष प्रशासनिक अधिकारी, इसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करेगा 18 मई के बाद, जो पूरी तरह से निगम के जो डे टू डे उसकी फंक्शनिंग है उसको ओवरसी करेगा, उस पर तमाम उसके फैसले करेगा। और जो चुनाव की मांग हो रही थी कि निगम के चुनाव होने चाहिए, अगर मौजूदा 3 निगम होते तो जाहिर सी बात है कि 18 मई से पहले वो चुनाव हो गए होते। लेकिन चूंकि तीनों को एक कर दिया गया है, अब राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद एक ही नगर निगम है दिल्ली में और इसलिए इसका कार्यकाल जो है 18 मई को खत्म होने के बाद अब प्रशासक की नियुक्ति होगी। और चुनाव में जैसे मैंने कहा है कि अभी कम से कम 2 साल का वक्त लगेगा। जी,
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो आर्थिक रूप से बदहाल उत्तरी और खासकर जो पूर्वी निगम है, अब वो जनता का कुछ भला वहां पर होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो दिक्कत थी वो आर्थिक बदहाली की यहाँ पर थी और उसी के चलते और अब माना जा रहा है कि अब जो बजट है वो कम से कम आधा हो जाएगा और ठीक से ये निगम काम करेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी इसे लगातार बीजेपी की चाल और साजिश बता रही है। आगे बढ़ते हैं। धार्मिक आयोजनों के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं को देखते हुए यूपी सरकार इधर सख्त हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि माइक की आवाज धार्मिक परिसरों तक ही सीमित रहे, साथ ही धार्मिक कार्यक्रम तय स्थान पर ही हो। उन्होंने ये भी कहा कि सड़क मार्ग यानी कि रास्ते पर या ट्रैफिक को बाधित करते हुए कोई भी धार्मिक आयोजन नहीं किया जाएगा और माइक का उपयोग करने को लेकर साफ हिदायत दी गई है कि माइक का प्रयोग हो, लेकिन ये भी सुनिश्चित हो कि आवाज उस परिसर से बाहर ना जाए, यानी कि दूसरों को असुविधा ना हो। कोई भी धार्मिक जुलूस या शोभा यात्रा बिना अनुमति के ना निकाली जाए और अनुमति देते हुए आयोजकों से शांति कायम रखने का जो शपथ पत्र है वो भी यहाँ पर लेने की बात योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला का। सौरभ, हमने देखा कि किस तरह से लाउडस्पीकर को लेकर महाराष्ट्र में तनाव हुआ, उसके बाद हम दिल्ली में देख रहे हैं कि यहाँ पर जहांगीरपुरी में जो हनुमान जयंती थी उस दिन किस तरह से हंगामा हुआ है और उसके बाद हिंसा इतनी बढ़ गई कि 8 पुलिस वाले तक उसमें जख्मी हो गए हैं। तो अब योगी आदित्यनाथ सरकार ने पहले ही यहाँ पर सख्ती बरत ली है, क्या क्या कहा गया है? देखिए, जिस दिन ये जहांगीरपुरी में घटना हुई थी उसी दिन पूरे यूपी में हाई अलर्ट कर दिया गया था आदित्य, और जिसके बाद कल योगी आदित्यनाथ ने देर शाम लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रदेश भर में एक बैठक की, जिसमें गृह सचिव से लेकर के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे। और उसके बाद ये तय किया गया कि ये समझ में आ रहा है कि तमाम धार्मिक यात्राओं में हुड़दंगबाजी की जा रही है, बिना इजाजत लाउड स्पीकर्स बजाए जा रहे हैं, जिससे सड़क पर जो ट्रैफिक है वो भी बाधित हो रहा है। और इस बात की भी आशंका हो जाती है कि इससे धार्मिक या सौहार्द खराब हो सकता है। देखिए, जैसे हमने हाल ही में देखा सीतापुर में बजरंग मुनि ने जाकर के मस्जिद के बाहर एक धार्मिक प्रोसेशन निकाला और मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए, इसके बाद उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। तो ऐसी कोई घटना ना हो जाए जैसे दिल्ली में प्रोसेशन निकाला गया और जब ये कल निकल करके सामने आया कि उस प्रोसेशन को निकालने की अनुमति नहीं थी और दिल्ली पुलिस ने भी जो FIR की है उसमें लिखा था कि हमने इजाजत नहीं दी है क्योंकि माहौल खराब करने का अंदेशा था। जिसके बाद ये जो है इस तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश में भी बैठक हुई है। जैसे कि आपने ये सारी बातें बताई अदिति कि लाउड स्पीकर का प्रयोग बिना अनुमति के नहीं होगा। जैसे कि अजान को लेकर के अगर बात करें तो उसमें हाईकोर्ट का आदेश है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का, कि रात 10 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक अजान नहीं दी जाएगी लाउड स्पीकर पर। और अगर जो दिन में भी जो अजान दी जाएगी उसकी भी जो मानक है वो तय कर दिए गए हैं। और 2017 में तमाम मस्जिदों की सर्वे हुआ था और उन्हीं मस्जिदों को इजाजत दी गई जो 2017 से पहले यहाँ पर अजान होते आई है। तो यही वजह है कि माहौल खराब ना हो और सबकी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है, यानी SHO लेवल अधिकारी से लेकर के उसके ऊपर सबकी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई और सबको बोला है कि सब अपने क्षेत्र में जाएं और रात में भी जहाँ पर वो उनकी ड्यूटी है वहीं पर ही सोएं, घर ना जाएं। तो ये तमाम आदेश कल जारी किए गए हैं। बिल्कुल। सौरभ, अगर संक्षेप में आप बता पाएं, मुख्यमंत्री की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो शरारतपूर्ण बयान जारी करेंगे उनके खिलाफ भी सख्ती बरती जाएगी। तो क्या इसमें सोशल मीडिया को भी शामिल किया गया है? बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया को शामिल किया गया है और जितना भी जिला साइबर इकाई है, जितने भी साइबर सेल हैं पुलिस के, उनको जिलेवार ये बोला गया है कि वो सोशल मीडिया हैंडल्स को मॉनिटर करें। किसी की शिकायत आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। और ये भी कल योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ये काम और ये कार्रवाई बिना धार्मिक और जातिगत भेदभाव के किया जाए। तो कोशिश यही है कि जो यूपी 2.0 है उसे एक समावेशी बनाया जाए, उसमें अल्पसंख्यकों को ये ना लगे कि वो कहीं पीछे छूट रहे हैं, क्योंकि इस समय धार्मिक जुलूस कौन निकाल रहा है? तो इस समय ज्यादातर जो धार्मिक जुलूस हैं वो हिंदुओं पे निकल रहे हैं, चाहे वो हनुमान जयंती हो चाहे रामनवमी हो। तो उन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है, ऐसी संभावना है, ये आदेश जारी किए गए हैं। और सबको बोला गया है कि आप छुट्टी कैंसिल करिए, ड्यूटी आइए और जहां पर आपकी पोस्टिंग है रात में आप वहीं सोएंगे, आप घर नहीं जाएंगे, ताकि समझ लीजिए अभी भी पूरे जो यूपी पुलिस है हाई अलर्ट पे, क्योंकि अक्षय तृतीया और ईद एक दिन है, तो माहौल खराब ना हो, प्रदेश में शांति बने रहे, इसलिए आदेश दिए गए। बहुत शुक्रिया सौरभ इस तमाम जानकारी के लिए। तो लाउड स्पीकर को लेकर यहाँ पर योगी सरकार काफी सख्त हो गई और कहा है कि जो माइक की आवाज है वो परिसर से बाहर ना जाए और कोई भी जुलूस या आप शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसके लिए अनुमति लेनी होगी और जो आयोजक हैं उनसे एक शपथ पत्र भी लिखवाया जाएगा जिसमें ये
बात होगी, ये शपथ ली जाएगी कि शांति कायम रखने में वो मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का विवाद जो है वो बीते कुछ दिनों से महाराष्ट्र में भी चल रहा है। लाउडस्पीकर विवाद पर महाराष्ट्र सरकार अब नई गाइडलाइंस लाने जा रही है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने ये बताया कि लाउडस्पीकर मुद्दे पर राज्य के डीजीपी सभी पुलिस आयुक्तों से मिलकर चर्चा करेंगे और एक गाइडलाइन तैयार की जाएगी। लेकिन इस बीच नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकरों के लिए नई नियमावली जारी कर दी है और जिसको लेकर बीजेपी को नाराज भी उन्होंने कर दिया है। मस्जिदों पर लाउडस्पीकर का विवाद हल करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल ने बताया कि लाउडस्पीकर को लेकर जल्द ही नई गाइडलाइन जारी की जाएगी। राज्य के पुलिस महासंचालक और मुंबई के कमिश्नर ये दोनों मिलकर बैठकर एक निर्णय लेंगे, गाइडलाइन तय करेंगे और ये गाइडलाइन अगले 1-2 दिन में इशू होगी और उसी के तहत सबको इसकी अमल बिजावनी करना है। लेकिन इस बीच नासिक के पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने लाउडस्पीकर की नई नियमावली जारी कर बीजेपी को नाराज कर दिया है। खासकर मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अजान के समय लाउडस्पीकर पर भजन की पाबंदी का आदेश। जो सुबह के 5 बजे का अजान है, दोपहर के 1:15 बजे का, शाम के 5:15 और 6:30 बजे का और रात के 8:30 बजे का, ऐसे 5 अजान के समय में 15 मिनट पहले और 15 मिनट बाद और मस्जिद के 100 मीटर के अंतर्गत कोई भी जो है भजन कीर्तन या दूसरे वाद्य बजाने का या फिर हनुमान चालीसा वगैरह का पाठ करने का अधिकार नहीं है। किसी को यदि हनुमान चालीसा का पठन पाठन करना है तो वो इस समय में जो है वो रितसर जो परमिशन है पुलिस आयुक्त की वो ले ले और उसमें ये कंडीशंस को छोड़ करके परवानगी दी जाएगी। शहर और राज्य में तनाव बढ़ने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर रखना और भड़काऊ पोस्ट डिलीट करना भी शुरू कर दिया है। कुछ पोस्ट के अकाउंट डिलीट करने के लिए संबंधित सोशल मीडिया कंपनी को पत्र भी लिखा गया है। तो पूरी कोशिश महाराष्ट्र सरकार की है कि राज्य में कहीं भी धार्मिक हिंसा या तनाव न भड़के और कानून व्यवस्था बनी रहे। इसकी तरह जो भी जरूरी कदम है वो उठाए जाने की फिलहाल कोशिश की जा रही है। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाड़ी से सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। और अब दिल्ली का रुख करते हैं, जहां पर हनुमान जयंती के दिन जहांगीरपुरी में हिंसा हुई और पुलिस ने जहांगीरपुरी में फायरिंग करते दिख रहे जो व्यक्ति है सोनू उर्फ यूनुस को गिरफ्तार कर लिया है। हनुमान जयंती के दिन हिंसा हुई थी, अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 2 नाबालिगों को भी पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना ने कहा कि कुछ दूसरे आरोपियों की भी पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सभी आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि जो शोभा यात्रा निकाली गई उसकी इजाजत नहीं ली गई थी और इसीलिए VHP और बजरंग दल के जो आयोजक हैं उन पर भी केस दर्ज कर लिया गया है। और हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर का, जो इस वक्त मौके पर मौजूद है। मुकेश, अब कम से कम हम देख रहे हैं कि 3 दिन का वक्त निकल गया है, आज किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं और क्या अभी भी भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती है? क्योंकि हमने देखा था कि कल जब पुलिस गिरफ्तार करने गई थी तब एक बार फिर से पुलिस पर पथराव हुआ था वहां पर और फिर से तनाव हो गया था। देखिए, बिल्कुल यहाँ की सुरक्षा में कई सारे बदलाव किए गए हैं, क्योंकि कल जिस तरह से पथराव हुआ पुलिस पर, उसके बाद जो पूरी सुरक्षा है उसको एक नए सिरे से लगाया जा रहा है। आप देखें कि मेरे पीछे ये पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है जिसमें पूरे इलाके को दिल्ली पुलिस ने अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया है और अलग अलग सेक्टर्स में दिल्ली पुलिस के जवानों की और अर्धसैनिक बलों की अलग अलग जो टुकड़ियां हैं वो तैनात की जा रही हैं। आप देखें कि यहाँ पर जो C ब्लॉक का ये चौक है, यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवानों के अलावा अर्धसैनिक बलों के जवान हैं जिनकी टुकड़ियों को दिल्ली पुलिस के अधिकारी ये ब्रीफ कर रहे हैं कि उनकी ड्यूटी कहाँ पर है और उन्हें किस तरह से ड्यूटी करनी है। ये नज़ारा केवल यही नहीं है, बल्कि आप देखें कि मेरे राइट में यहाँ पर भी ये सामने सेक्टर 2 बनाया गया है, जहाँ पर जो पुलिस के जवान हैं उनको ब्रीफ किया जा रहा है कि उन्हें अब ड्यूटी किस सेक्टर में करनी है। तो पूरे इलाके को अलग अलग सेक्टरों में बांट दिया गया है और अलग अलग सेक्टरों में जो अलग अलग टुकड़ियां हैं दिल्ली पुलिस के जवानों की वो तैनात की जा रही हैं। साथ में ये जो टुकड़ियां हैं इनके सुपरविजन के लिए अलग अलग अफसर तैनात किए गए हैं। आप देखिए कि यहाँ पर भी एक टुकड़ी है दिल्ली पुलिस के जवानों की जिसको ये बताया जा रहा है कि उसकी ड्यूटी कहाँ पर है। और सामने ये जो आप बैरिकेडिंग देख रहे हैं ये है सेक्टर 4
जिसका D1 और D2 ये दो अलग अलग इसके इलाके हैं। ये वही जगह है जहां पर कल पथराव हुआ था, तो पुलिस ने इस रास्ते को बहुत पहले से ही बंद कर दिया है और इसको भी सेक्टर 4 के तौर पर अलग से बांट दिया है और यहाँ पर RAF के अलावा CRPF और दिल्ली पुलिस के जवान बड़ी संख्या में तैनात किए गए हैं। तो ये सुरक्षा के लिहाज से ये पूरा बदलाव किया गया है, जिसमें इस पूरे इलाके को जहाँ पर ये हिंसा हुई है उसको दिल्ली पुलिस ने अलग अलग सेक्टर्स में बांट दिया है और तमाम जगहों पर अलग अलग जवानों की अलग अलग टुकड़ियों की तैनाती की जा रही है। अब तक की जांच में कुल 23 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा 2 नाबालिग पकड़े गए हैं। कल दिल्ली पुलिस के जवानों पर पथराव करने वाली एक महिला सलमा नाम की महिला है, जो कि सोनू चिकना उर्फ यूनिस की रिलेटिव है, उसको दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में जो मुख्य आरोपी अंसार है उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। अंसार को यहाँ पर लोग इलाके का रॉबिन हुड कहते हैं, क्योंकि वो यहाँ का एक जाना पहचाना चेहरा है, उस पर कई सारे केस दर्ज हैं, वो कबाड़ का काम करता है और ये भी पुलिस के मुताबिक पुलिस ने ये भी कहा है कि वो पश्चिम बंगाल से कई लोगों को यहाँ पर लाता है और कबाड़ के काम में शामिल करवाता है। तो पश्चिम बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है। दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल पुलिस से संपर्क किया है और दिल्ली पुलिस हल्दिया जाएगी, वहाँ पर जाँच करेगी कि इसका पूरा क्या बैकग्राउंड है और वहाँ पर बैकग्राउंड की जाँच करने के बाद अपनी जाँच को आगे बढ़ाएगी। कल माफ करिए, कल जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो शोभा यात्रा निकाली गई थी उस शोभा यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस से कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी और हमने देखा कि शोभा यात्रा में किस तरह से बड़े तो बड़े बल्कि नाबालिग बच्चे अपने हाथों में हथियार, तलवार और देसी कट्टे लेकर लहरा रहे थे। तो उस मामले में भी दिल्ली पुलिस ने एक केस दर्ज किया है। जो भी इस शोभा यात्रा के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है और कल दिल्ली पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के एक नेता से पूछताछ भी की थी। तो ये बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है और सेक्शन 188 के तहत केस दर्ज किया है। वहीं जो आरोपी असलम है उसने ये पूछताछ में बताया है कि उसको गुल्ली नाम के एक बदमाश ने ये पिस्टल दी थी। अब गुल्ली नाम के बदमाश की तलाश की जा रही है जो इसी इलाके का रहने वाला है। कल देर शाम दिल्ली पुलिस ने आरोपी सोनू चिकना को भी गिरफ्तार कर लिया था। सोनू वही शख्स है जिसका वीडियो वायरल हुआ था और वायरल वीडियो में वो फायरिंग करता हुआ नजर आ रहा है, तो उसको गिरफ्तार कर लिया था। उसको भी आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। उससे लगातार पूछताछ जारी है कि आखिर वो हथियार कहां से लाया था, उसके साथ में और कौन से लोग शामिल थे। तो ये सारी जानकारी दिल्ली पुलिस तमाम जो आरोपी हैं उनसे ले रही है। दिल्ली पुलिस को अब तक करीब 150 मोबाइल के फुटेज मिले हैं, इसके अलावा CCTV कैमरों के फुटेज मिले हैं। उन फुटेज को एनालाइज किया जा रहा है और उन फुटेज के बेसिस पर जो आरोपी हैं उनकी पहचान की जा रही है कि इसमें कितने लोग शामिल हैं और पहचान कर करके जो क्राइम ब्रांच की 20 टीमें यहाँ पर तैनात हैं वो अलग अलग आरोपियों की धरपकड़ कर रही हैं। कल क्राइम ब्रांच ने 8 लोगों को डिटेन किया था और आज भी लगातार छापेमारी जारी है। तो जो टेक्निकल एविडेंस हैं वो भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। कल हमने देखा कि किस तरह से जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो लगातार इस मामले की जाँच कर रहे हैं। उन्होंने सड़क पर, कई मकानों पर, इसके अलावा जब मस्जिद जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां पर भी जाकर जांच की और कई साइंटिफिक एविडेंस इकट्ठा किए। बिल्कुल तो दिल्ली तरफ से यहाँ पर पुलिस जो है अपनी कोशिशों में जुटी हुई है कि किसी तरह से अब जो है वो स्थिति यहाँ पर सामान्य हो जाए और इसीलिए जो अमन कमेटी के लोग हैं उनके साथ पुलिस ने शांति मार्च भी किया ताकि जो लोगों के बीच है संवाद वो स्थापित किया जाए और शांति स्थापित हो। और इसके अलावा जो सोनू उर्फ यूनुस को पकड़ा गया है उसका बैकग्राउंड पता लगाया जा रहा है, उसकी पृष्ठभूमि तैयार निकाली जा रही है ताकि पूरा जो एक डिटेल है निकाला जाए कि कहीं कोई इसमें साजिश की बात तो नहीं है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। लखीमपुर खीरी केस के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द हो गई है। आशीष को 1 हफ्ते में सरेंडर करने को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। कोर्ट ने यहां पर यह भी कहा कि आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर हाईकोर्ट नए सिरे से विचार करे और कहा कि इस मामले में पीड़ितों को उनकी सुनवाई के अधिकार से वंचित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गवाह पर हमले पर भी चिंता जताई है और कहा कि अगर ये सही है तो ये अधिकारियों के लिए नींद से जागने का वक्त है। बीते साल अक्टूबर की ये तस्वीरें अब भी डराती हैं। प्रदर्शन के लिए खड़े किसानों को कुचलती हुई एक जीप निकल गई। इस घटना के मुख्य आरोपी
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को जिस तरह राज्य सरकार बचाने में लगी दिखी, उससे ये डर पैदा हुआ कि इस मामले का इंसाफ भी कुचला न जाए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक बार फिर सलाखों के पीछे भेज दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 10 फरवरी के जमानत देने वाले आदेश को रद्द कर दिया। उसे 1 हफ्ते में सरेंडर करने को कहा गया है। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी वो दोषियों को सजा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। धन्यवाद देता हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने निष्पक्षता से न्याय किया है। धन्यवाद देता हूं उन वकील साहिबों का जो ईमानदारी से हम लोगों के साथ में खड़े रहे और हमारे केस को मजबूती दी। धन्यवाद देता हूं उन सभी साथियों का जो इस केस की पैरवी के लिए हमारे साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी की मेरिट पर निष्पक्ष और संतुलित ढंग से विचार कर 3 महीने में फैसला करे। हाई कोर्ट ने कई अप्रासंगिक चीजों को महत्व दिया। एफआईआर को घटनाओं का इंसाइक्लोपीडिया नहीं माना जा सकता। कोर्ट को सबूतों का मूल्यांकन करने से बचना चाहिए क्योंकि ये काम ट्रायल कोर्ट का है। हाई कोर्ट को पोस्टमार्टम आदि में नहीं जाना चाहिए था। हाई कोर्ट ने पीड़ितों को अधिकार से वंचित किया। पीड़ितों को सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। हाई कोर्ट ने गैर जरूरी जल्दबाजी दिखाई, अप्रासंगिक विचार रखे और मिसालों की अनदेखी की। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने गवाहों पर हमले पर भी चिंता जताई है और कहा है कि अगर ये सही है तो ये अधिकारियों के लिए जागने का वक्त है। लखीमपुर के बीजेपी दफ्तर में हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो आशीष मिश्रा के बेल कैंसिलेशन ऑर्डर पर रिएक्शन दे पाए हमें। आशीष मिश्रा के पिता अजय मिश्रा जूनियर होम मिनिस्टर हैं और फरवरी में जब आशीष मिश्रा को बेल मिली थी इलाहाबाद हाई कोर्ट से, उसके अगले दिन से वो बीजेपी के कैंपेन में यहाँ लग गए थे और बीजेपी ने अपना रिकॉर्ड यहाँ बरकरार रखा। 8 की 8 विधानसभा सीट जो हैं इस बार भी चुनाव में इसी पार्टी ने जीती। इस मामले में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी से लेकर जांच की निगरानी तक के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने ही दिए हैं। समय समय पर वो कहते रहे, राज्य सरकार को बार बार वो डांटते भी रहे, कोई गलतियाँ होती थी वो बताते रहे। गवाहों की सुरक्षा की बात की, उन्होंने अपग्रेडेड एसआईटी बनाई और रिटायर्ड चीफ जस्टिस पंजाब और हरियाणा के श्री राकेश कुमार जी के, उनका ये मानना था कि हमको न्याय देना है और आज उस न्याय को लोगों के बीच में आया और आज जो है उन्होंने आशीष मिश्रा की बेल कैंसिल कर। क्या बोला है बेल कैंसिल करते हुए? बेल कैंसिल करते समय उन्होंने ये बोला कि हाई कोर्ट को जो है अपने जो है सीमा में रह के निर्णय करना चाहिए था, अपने निर्णय में उनको जो है सीमा को पार नहीं करना चाहिए। ये एक ऐसा मामला है जिसमें यूपी सरकार की भूमिका शुरू से ही अजीबोगरीब रही है। पहले वो कहती रही कि वो जमानत का विरोध करती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में उसने अपील तक दाखिल नहीं की। सुप्रीम कोर्ट में भी उसने अजीबोगरीब बात की और कहा कि आशीष मिश्रा के भागने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस बात को जानता था कि जब तक वो दखल नहीं देगा आशीष मिश्रा जैसे रसूखदार आरोपियों को राहत मिलती रहेगी। लखनऊ से आलोक पांडे के साथ दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और रूस और यूक्रेन युद्ध की अब बात करते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का बयान यहाँ पर सामने आया है और तबाही की रात उन्होंने कहा इसे। उन्होंने कहा कि आज तबाही की रात है और पुतिन ने पूरी ताकत से हमले के आदेश दिए हैं। डॉनबास क्षेत्र पर नियंत्रण के लिए रूस ने पूरी ताकत अपनी झोंक दी है और साथ ही ज़ेलेंस्की ने यह भी दावा किया कि रूस परमाणु हमला कर सकता है और इसलिए अब दुनिया को एंटी रेडिएशन दवा तैयार रखनी चाहिए। इसके अलावा दक्षिणी यूक्रेन का शहर है मिकोलाइव, यहां पर चारों तरफ बर्बादी के निशान देखे जा सकते हैं। मिकोलाइव एयरपोर्ट पर 29 मार्च को मिसाइल से हमला बोला गया और मिकोलाइव से हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह की आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जो बता रहे हैं कि तबाही किस तरह से वहां पर हुई है। ये मिकोलाइव एयरपोर्ट है। इस एयरपोर्ट पर मिसाइल से हमला हुआ और हमले के बाद देखिए यहाँ पे बर्बादी के जो निशान हैं वो किस तरह से बिखरे पड़े हैं। कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे। परखच्चे उड़ चुके हैं एयरपोर्ट बिल्डिंग के और यहाँ चारों तरफ जो है वो परखच्चे जो हैं वो बिखरे पड़े हैं। कोई भी एक जो हिस्सा है वो साबुत नहीं बचा है। और यहाँ देखिए जो एयरपोर्ट लिखा था, एयरपोर्ट जो कि उसके बीच का हिस्सा जो है
वो जो है वो ध्वस्त हो चुका है और यहाँ अभी तारबंदी कर दी गई है ताकि कोई अंदर ना जा पाए। ये जो है ये यहाँ से जो पैसेंजर्स जाते थे उनका जो एरिया है वो है, यहाँ से चेक इन होता था, लेकिन यहाँ जो 29 मार्च को जो हमला हुआ उसमें इस एयरपोर्ट की ये हालत कर दी गई है। एयरपोर्ट पे जिस समय हमला हुआ, शाम को हमला हुआ बताया जा रहा है और यहाँ इस हमले के ज़रिए जाहिर सी बात है कि जो रूस है वो चाहता था कि जो एयर कनेक्टिविटी है मिकोलाइव की यूक्रेन के बाकी दूसरे हिस्सों से वो ख़त्म हो जाए और इसी वजह से यहाँ पर ये हमला किया गया। हम आगे चलकर आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से विमान जो हैं यहाँ पे जो यहाँ रह गए खड़े, वो खड़े रह गए, वो उड़ नहीं पाए और अब जो है उनके उड़ने के जो आसार हैं वो इसलिए नज़र नहीं आते कि पहले तो इस एयरपोर्ट को ऑपरेटिव करना पड़ेगा और फिर जो विमान यहाँ पर फंसे रह गए उनमें से भी कुछ विमान जो है वो काफ़ी नुकसान झेल चुके हैं, वो क्षतिग्रस्त नज़र आ रहे हैं। यहाँ से ये देखिए, अगर जूम इन करके हम अपने दर्शकों को दिखा पाएँ कि किस तरीके से यहाँ जो विमानों का जो एक बेड़ा है वो यहाँ पर इस तरह से नुकसान उठाकर यहाँ पे खड़ा है। और अशोक, आप इधर दिखाइए कि किस तरह से कांच जो हैं वो यहाँ पे बिखरे पड़े हैं और हम और ज़्यादा रनवे के पास जाने की कोशिश करते हैं, जो टैक्सी एरिया है उसमें पास जाने की कोशिश करते हैं। ये इलाका इसको बंद रखा गया है और ये देखिए सामने जो विमान जो खड़ा है वो खड़ा ही रह गया और यहाँ इस अटैक के बाद ये एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद पड़ा हुआ है। कोई एक शख्स यहाँ नज़र नहीं आता, कोई एक इंसान यहाँ पे नहीं है, किसी तरह से यहाँ पे कोई सुरक्षाकर्मी भी नज़र नहीं आता। हाँ, इस इलाके को घेर ज़रूर दिया गया है और देखिए कि सामने जिस तरह से जो फायर टेंडर है वो भी अपनी जगह खड़ा है और ये प्लेन ये कहीं जाने के लिए यहाँ टैक्सी एरिया में खड़ा होगा, लेकिन हमले के बाद ये उड़ नहीं पाया और यहीं खड़ा रह गया। एक बार फिर से अगर अशोक आप दिखा पाएँ कि उस तरफ जो कुछ विमान हैं वो खड़े हैं जो यहाँ से उड़ान नहीं भर पाए। और दूसरी बात ये कि इस एयरपोर्ट पर हमले के ज़रिए जो यहाँ से विमानों की आवाजाही थी उसको रोक दिया ताकि किसी तरह से जो यहाँ पे सैन्य मदद हवाई रास्ते से है वो ना पहुँच पाए। और यहाँ से 20 किलोमीटर का जो इलाका है आगे का वो खेरसन और जो मिकोलाइव रीजन है उसके बीच का बॉर्डर है और खेरसन में जैसा कि हमें बताया गया है कि वहाँ लड़ाई जो है वो चल रही है। हमें भी यहाँ पे रह रहकर शेलिंग की आवाज़ आती है। इस शहर को अभी भी जो रूस है वो टारगेट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि इस शहर पे कब्जे के ज़रिए वो एक सामरिक महत्व का इलाका अपने कब्जे में लेना चाहता है। और जो हमारे ट्रांसलेटर हैं उन्होंने बताया कि उसकी कोशिश ये थी कि मिकोलाइव के बाहरी सड़क से होते हुए वो कीव की तरफ आगे बढ़े मेन रोड के ज़रिए और इसी वजह से यहाँ उसका जो निशाना है वो काफ़ी ज़्यादा रहा। जो मुख्य चैलेंज है, जो चुनौती है वो हथियारों की है और हथियारों की डिमांड लगातार राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वो कर रहे हैं और ख़ास तौर पे इस तरह की बर्बादियों का बदला लेने के लिए भी और रूस को इस तरह की आगे बर्बादी करने से रोकने के लिए जो यूक्रेन है वो अपनी कमर कसने की कोशिश कर रहा है। मिकोलाइव से कैमरा पर्सन अशोक महाले और साथी विष्णु सोम के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। और अब वक्त हो गया है टॉप 5 का। रोज हम आपको 5 खबरें दिखाते हैं और आप चुन सकते हैं अपनी पसंद की खबर। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर अब योगी सरकार सख्त हो गई है और कहा है कि बिना मंजूरी के जुलूस और शोभा यात्रा नहीं निकाली जाएगी और माइक की आवाज सिर्फ धार्मिक परिसर तक ही सीमित हो। दूसरी खबर प्रशांत किशोर से जुड़ी हुई, उन्होंने रोड मैप तैयार किया है 2024 का और कांग्रेस अभी उस पर विचार कर रही है। तीसरी खबर आईपीएल से जुड़ी हुई, कोरोना के साए में आ गई है दिल्ली कैपिटल्स, कई खिलाड़ी और स्टाफ जो है वो कोरोना संक्रमित हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ी बात कही है। अगली खबर उसी से जुड़ी हुई, क्रिप्टो में टेरर फंडिंग का खतरा है और कहीं ना कहीं उससे मनी लॉन्ड्रिंग का खतरे की भी बात उन्होंने कही है। और इसके अलावा 5वीं खबर रूस और यूक्रेन से जुड़ी हुई,
जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं ज़ेलेंस्की, उन्होंने ये दावा किया है कि अब रूस जो है वो परमाणु हमला कर सकता है, इसलिए दुनिया को एंटी रेडिएशन दवा तैयार रखनी चाहिए। आप हमारे YouTube चैनल पर जाएं, इस पोल में हिस्सा लें, अपनी पसंद की खबर चुनें, उसे हम आपको विस्तार से दिखाएंगे।